नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम 20 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उसको भी इसमें रखा गया है, ताकि इस डिटेल से आप इसे पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। इसमें दोस्तों हम लोग मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व को नहीं रखें। इसके बाद जस्ट जो वीडियो आएगा उसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के सभी अनुच्छेद को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। सबसे पहले हम लोग भाग 1 जो है संविधान का, उसमें राज्य एवं संघ की बात की गई है और अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भाग 1 को रखा गया है और इसमें राज्य एवं संघ की बात की गई है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत। अर्थात जो भारत का नाम दिया गया अनुच्छेद 1 में, दो नाम से जाना जाता है, एक इंडिया एक भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात जो भारत है वो राज्यों का संघ है। जबकि आर्टिकल 2 में बताया गया कि जो बाहरी देश से प्राप्त क्षेत्र का राज्य निर्माण या स्थापना, अर्थात अगर भारत किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है या किसी दूसरे देश से कोई ज़मीन प्राप्त करता है, भूमि प्राप्त करता है, तो उस पर नए राज्य का निर्माण आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। जबकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, ये जो है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड को बना दिया गया, मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ को बनाया गया, तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। और जैसे राज्य के नाम और उनके सीमा में परिवर्तन, वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। और इन दोनों अनुच्छेद को जो लागू करने की शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। संसद ही इन दोनों अनुच्छेदों को लागू करती है और किस तरीके से लागू करेगी इसका प्रावधान अनुच्छेद 4 में किया गया है। अनुच्छेद 4 में बताया गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग किस प्रविधि के आधार पर करना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 में अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का को रखा गया है, इसमें मौलिक कर्तव्य को दर्शाया गया है। इसमें ये संविधान में बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। इसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है उसे जोड़ा गया है। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं हम लोग दोस्तों, अब अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 370 तक जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, उसे डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो शक्ति प्राप्त है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 में विश्रांत काल के आदेश जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कि राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे और इसी जो राज्यसभा के सभापति होंगे इसी के लिए इन्हें वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए इन्हें वेतन मिलता है। दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। प्रधानमंत्री से संबंधित 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है और बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 में बताया गया कि जो प्रधानमंत्री होंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। दोस्तों इसको याद करने का तरीका क्या है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद और
अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद। तो अनुच्छेद 52 में +11 कर दीजिए 63 हो जाएगा, और अनुच्छेद 11 में +11 कर दीजिए तो 75 हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए ऐसे ही। इसके बाद संसद से संबंधित क्वेश्चन, अनुच्छेद 79 में संसद, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। जैसे कि सबसे उच्च सदन राज्यसभा होता है तो पहले राज्यसभा आएगा, उसके बाद निम्न सदन लोकसभा होती है तो उसके बाद लोकसभा आएगा। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो इसको आप लोग इस तरीके से याद करिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब कोई भी विषय ऐसा हो जिस पर दोनों पक्षों में बराबर का मत पड़ गया हो और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का मत अभी नहीं पड़ा हो, तो लोकसभा अध्यक्ष जिस भी पक्ष में जो है कि अपना मत देंगे वो निर्णायक मत माना जाएगा और वो विषय पारित कर मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 105 में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे राष्ट्रपति और अध्यक्षता लोकसभा करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है और कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अनुच्छेद 112 में बजट की बात की गई है, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई। तो आप लोग दोस्तों अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 एक साथ याद करिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, जबकि अनुच्छेद 112 116 के एक साथ याद करिए। अनुच्छेद 112 में बजट, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करेगा। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता को दर्शाया गया है और ये निर्धारित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मूल अधिकारिता है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। जिस तरीके से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, उसी तरीके से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग महान्यायवादी और कैग से संबंधित 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 में कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनके पद का वर्णन किया गया है। राज्यपाल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे देखेंगे। अनुच्छेद 52 में जो राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 53 में बताया गया राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 54 में राज्यपाल की शक्ति, जैसे कि दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद और अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा, इसको आप लोग रिलेट करके याद करिए। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, जो है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और जो अन्य मंत्री होंगे वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, और राज्य में महाधिवक्ता होते हैं जो सरकार की तरफ से जो है कि न्यायालय में अपना पक्ष पेश करते हैं, तो उसका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 165 में किया गया है। राज्य विधानमंडल से संबंधित आर्टिकल से देखते हैं। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन एवं उत्साधन मतलब भंग करने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना की बात की गई। दोस्तों हम लोग केंद्र में जब देखते हैं तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद, आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा, आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा। यहाँ पर अनुच्छेद 168 के अंतर्गत विधानमंडल, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद जो उच्च सदन होता है, अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा की संरचना जो निम्न सदन होती है, और अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। अब हम लोग हाई कोर्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसे देखेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की बात की गई है।
केंद्र में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो गठन की बात है वो अनुच्छेद 124 में की गई है, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के गठन की बात अनुच्छेद 216 में की गई है। और अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की बात की गई है, और यहाँ पर अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि यहीं सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 213 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगी, इसकी व्यवस्था की गई। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई राज्यों के सम्मिलित रूप से एक हाई कोर्ट है, तो ये जो है कि इसी आर्टिकल 231 के अंतर्गत संभव हो पाता है। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली को विशेष उपबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। केंद्र राज्य संबंध से हम लोग देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है अगर राज्य की विधान जो सभा है, विधानमंडल है, वो कोई ऐसा कानून पारित कर देती है, तो कि अगर हमको इस विषय पर जो है कि आवश्यकता है और केंद्र इस पर कानून बनाए तो केंद्र उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 262 के अंतर्गत नदी जल विवाद की बात की गई है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 266 में संचित नीति, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक नीति। इसे आप लोग एक साथ याद करिए। अनुच्छेद 266 संचित नीति, अनुच्छेद 267 आकस्मिक नीति, अनुच्छेद 262 और 263 एक साथ याद करिए। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 280 देखते हैं। इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है और इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 301 300 का के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत जो पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। इसे जो है कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत ही संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया है और ये बताया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को उनके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं, जिसमें 3 प्रकार की सेवाएं होती है, एक IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक IPS भारतीय पुलिस सेवा और एक IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा, ना कि भारतीय विदेश सेवा नहीं होता इसमें भारतीय वन सेवा को रखा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत कंफ्यूज करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। अब हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित 2 आर्टिकल्स देखेंगे। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए और विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन होता है उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है कि जो निर्वाचन होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 326 में किया गया है। SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उन्हें देखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आर्टिकल 330 और 332 को एक साथ याद करेंगे दोस्तों, और 331 और 333 को एक साथ याद करेंगे। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण है और आर्टिकल 332 में विधानसभा में SC ST को आरक्षण है। और जबकि आर्टिकल 331 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण है और आर्टिकल 333 के अंतर्गत विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC ST का आरक्षण, अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। अनुच्छेद 335 में जो SC ST को सेवा और पद में आरक्षण मिलता है वो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत मिलता है। जो जॉब्स में आरक्षण मिलता है वो 335 के अंतर्गत। अनुच्छेद 338 में SC आयोग जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 338 का में ST आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 340 में OBC आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 343 में दोस्तों ये बताया गया है कि जो राजभाषा होगी भारत की वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी है। जबकि आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 350 का में बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और इसे जो है कि अनुच्छेद 350 के अंतर्गत रखा गया है। जबकि यही जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें भी जो है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो
शिक्षा है वो मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया। और एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022 में भी प्राथमिक स्तर पर जो है कि शिक्षा जो है कि मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। आपातकाल से संबंधित 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको याद करने का तरीका सीधा सा है, 352 + 4 356 होगा, +4 360 होगा। ठीक, 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात तभी घोषित होगा जब 3 ही कंडीशन हो, या तो युद्ध हो, या तो बाह्य आक्रमण कोई हुआ हो, या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। इसके पहले जो है इसमें संशोधन किया गया दोस्तों। इसके पहले था कि आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। 1975 में जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगा था। और जो वित्तीय आपात है वो अभी भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार लागू हुआ। आप लोग सुनते रहते हैं कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो इसके बाद संविधान संशोधन जो है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक साधारण बहुमत से संविधान संशोधन, एक 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन, एक 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के साथ जो है संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था और जो अब समाप्त कर दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे देखेंगे, और ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करते करते आपको पूरे अनुच्छेद लगभग याद होते दिखाई देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351A। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350A। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, जबकि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST के आरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन की बात को निर्देश दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। अनुच्छेद ये जो है कि ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए भाग 18 भाग, ऑप्शन बी 19 भाग, ऑप्शन सी 20 भाग, ऑप्शन डी 22 भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्तीय आपात, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रखा है, जबकि वित्तीय आपात को अनुच्छेद 360, राष्ट्रीय आपात को अनुच्छेद 352, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, जबकि अनुच्छेद 324 में
निर्वाचन आयोग की बात की गई है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, जबकि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 54 में उनके जो है कि अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति का जो है कि बात कही गई है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। जबकि दोस्तों यही अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही जो है कि ये लोकसभा को जो विघटन की बात राष्ट्रपति की है तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। जबकि अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 76, अनुच्छेद 76। जब अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी और अनुच्छेद 148 में कैग, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद और अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा का जो विघटन है वो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जबकि अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक है उसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 112 में बजट की बात कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 103, ऑप्शन बी अनुच्छेद 109, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, अनुच्छेद 112 में बजट, अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात कही गई और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष को से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 266, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 266 में संचित निधि और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 का क्लाज 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट से कोई विधिक सलाह ले सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है या व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 138, ऑप्शन बी अनुच्छेद 139, ऑप्शन सी अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो है उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई विधिक सलाह दे सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 393, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263, ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है कि वो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई, जबकि अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, अनुच्छेद 249 में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, जबकि अनुच्छेद 249 में ये बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 का क्लॉज घ, ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 के का में संपत्ति के अधिकार को जो है कि कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसके पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना के प्रावधान की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313, ऑप्शन डी अनुच्छेद 314। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा और अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों की लोक सेवा आयोग के प्रावधान की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, जबकि अनुच्छेद 310 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। और अनुच्छेद 310 ने अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, अनुच्छेद 310 नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 में जो है कि संघ लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, ऑप्शन बी अनुच्छेद 221, ऑप्शन बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 131 ऑप्शन ए, जबकि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST का आरक्षण है, 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, 332 में विधानसभा में SC/ST का आरक्षण है और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, जो अब समाप्त कर दिया गया। पहले एक सदस्य जो है विधानसभा में रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 337, ऑप्शन सी अनुच्छेद 334, ऑप्शन डी अनुच्छेद 339। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338 में SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, जबकि अनुच्छेद 340 में OBC आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 345A, ऑप्शन
सी अनुच्छेद 346 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 343 ए। अनुच्छेद 343 एक में राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका भी राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 359, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 356 ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जबकि 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। जबकि 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात और 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 390, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 364, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी अनुच्छेद 377। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इन्हें जो है कि विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।